नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि क्या सच है, क्या झूठ है और किन अफवाहों से आपको दूर रहना चाहिए। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर कांता सुब्बाराव, जो कि वायरस विशेषज्ञ हैं WHO की, और साथ में डॉक्टर VK पॉल, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग के। तो ये हमारे साथ कार्यक्रम में आगे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि कैसे कोरोना की चपेट में अब तक कई बड़े नेता आने लगे हैं। भारत में इस फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम गृह मंत्री अमित शाह का है, जिन्हें फिलहाल गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमित शाह के अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का कोरोना की चपेट में आने के बाद कल लखनऊ में निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के कई मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि जय प्रताप सिंह, राजेंद्र प्रताप सिंह, चेतन चौहान, धर्म सिंह सैनी और उपेंद्र तिवारी, ये सब कोरोना पॉजिटिव हैं। लेकिन ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, दुनिया भर में बड़े नेता जो हैं, बड़े बड़े चेहरे जो हैं, वो कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन वो लोग हैं। कोसोवो के प्रधानमंत्री, अभी पता चला है कि वो भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, अब्दुल्ला होती, और उन्होंने अपने आप को घर पर आइसोलेट कर लिया है। कुछ वक्त पहले रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुतिन भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे ही आर्मीनिया के प्रधानमंत्री के अंदर भी कोरोना के लक्षण पाए जाने के बाद उनको टेस्ट किया गया और पाया गया कि वो भी पॉजिटिव हैं। और जो सबसे बड़ा नाम इनमें रहा है वो बोरिस जॉनसन का रहा है। वो तो शुरुआती दौर में ही पॉजिटिव हो गए थे, ICU भी गए थे, प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, और उसके बाद बाहर आके उन्होंने कोरोना से लड़ाई दोबारा शुरू की थी। प्रधानमंत्री जो ब्राजील के हैं, जेल बोल्सोनारो, उन्होंने भी, हम कह सकते हैं, माफ कीजिएगा, वो प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ भी हमने देखा है कि किस तरीके से उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ और वो मास्क भी नहीं लगा रहे थे लंबे वक्त तक। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री हैं जफर मिर्जा, इनके अंदर भी कोरोना पॉजिटिव इनको पाया गया और काफी पहले ही वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बेलारूस के राष्ट्रपति, उनमें भी कोरोना पॉजिटिव उनको पाया गया था और वो काफी सख्त रवैये वाले एक राष्ट्रपति हैं और उसके बाद काफी उनकी आलोचना भी हुई थी। बोलिविया के राष्ट्रपति हैं जिनीन आनियस शावेज, और इनमें भी कोरोना पॉजिटिव इनको पाया गया था। तो ये सब हमें दिखाता है कैसे बड़े नाम पॉजिटिव हो रहे हैं। अब बात करते हैं एक खास चीज जो हम देख रहे हैं मुंबई और दिल्ली में, जहां देश में कोरोना की संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है और संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा 18 लाख के पार पहुंच गया है। लेकिन जिन दो शहरों में शुरुआती दिनों में सबसे ज्यादा संक्रमण की रफ्तार देखी गई थी, वहां अब नए केस की संख्या में कमी आ रही है। मुंबई की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 1105 नए केस सामने आए, जबकि 49 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले, 1-2 हफ्ते पहले, यहां पर जो संख्या आ रही थी वो 4 से 5 हजार की होती थी। तो दिल्ली की भी स्थिति अब हम आंकड़ों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि बेहतर हो रही है। वहां पर भी अब आंकड़ों में कमी आ रही है, नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ गया है बहुत ज्यादा। और दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 961 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कुछ दिन पहले तक करीब 3000 नए मामले दिन भर में आ रहे थे और मुंबई में और भी ज्यादा आ रहे थे। ये देख करके हमें लगता है कि क्या पीक की स्थिति से हम आगे जा चुके हैं। तो ये दोनों शहर क्या पीक से आगे जा चुके हैं, हमने ये जानना चाहा। WHO की कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर रेफरेंस एंड रिसर्च ऑन इन्फ्लुएंजा की निदेशक हैं डॉक्टर कांता सुब्बाराव, उनसे हमने पूछा। वो मेलबर्न से हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर सुब्बाराव, दिल्ली के सेरो सर्वे में देखा गया कि 23% लोगों में एंटीबॉडी है और मुंबई के सेरो सर्वे में आया कि कुछ इलाकों में 16% लोगों के अंदर है। तो क्या ये पीक पार कर मतलब कि चरण को पार कर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ने का इशारा है? So that's a really complicated issue. ये बड़ा ही जटिल मसला है। सामुदायिक रोग प्रतिरोधक क्षमता एक जनसंख्या की रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर होता है जो महामारी को फैलने से रोकती है। हमें ये पता नहीं कि कोविड-19 के लिए ये स्तर क्या है। हमें ये जरूर पता है कि 20% इम्यूनिटी से कुछ भी नहीं होने वाला।
हमें उस जादुई आंकड़े का पता ही नहीं। वैज्ञानिक समुदाय में ये बहस का बड़ा मुद्दा है कि क्या महामारी को अपना चरम तक जाकर ढलने का इंतजार करना चाहिए? क्या महामारी को उस जनसंख्या तक फैलने देना चाहिए जितना हर्ड इम्यूनिटी के लिए जरूरी है? क्या उसके बाद इसकी तीव्रता कम हो पाएगी? ये एक नया वायरस है। हम इसके बारे में अभी जानने की कोशिश ही कर रहे हैं। हमें निर्णय बदलने और उम्मीदों में बदलाव करना पड़ सकता है। from infection. तो इन दो शहरों में भले ही मामले कम हो रहे हो, लेकिन भारत में मामले लगातार डॉक्टर सुब्बाराव बढ़ रहे हैं। क्या दूसरी वेव का खतरा ऐसे में बना रहता है इन शहरों में भी? Yes, exactly. So it's very, I mean, बिल्कुल, मैं अभी कुछ ठोस नहीं कह सकती। स्थानीय स्तर पर क्या हो रहा है इसके बारे में बताने के लिए स्थानीय विशेषज्ञ हैं। भारत की तरह बड़ी जनसंख्या वाले देश के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखना और स्वास्थ्य सेवाएं बड़ी चुनौती है। हम भीड़ भाड़ वाली जगहों को लेकर चिंतित हैं। हम कह सकते हैं कि बड़ी जनसंख्या वाले देशों में महामारी की दूसरी लहर चल रही है। भारत भी उनमें शामिल है। and health infrastructures, all of which you commented on. और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर वी.के. पॉल जुड़ गए हैं, जो कि सदस्य हैं नीति आयोग स्वास्थ्य के और चेयरमैन भी हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। डॉक्टर पॉल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुंबई और दिल्ली में हमने जो आंकड़ों में तेजी देखी थी, मौतों में भी तेजी देखी थी, अब आंकड़ा गिर रहा है। क्या हम कह सकते हैं कि ये दोनों शहर पीक कर चुके हैं? अब दिल्ली और मुंबई की बात अगर कर रहे हैं तो हाँ, काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल के मेजर्स लिए गए और पूरी तरह से जनता के साथ मिलके इस कोविड की महामारी को कंट्रोल करना, कंटेन करना, ये एक सस्टेन्ड इफेक्ट उसका अब दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम देख रहे हैं कि तीनों डायमेंशंस पे पहले की जनता ने अपना रोल निभाया, फिजिकल डिस्टेंसिंग को अच्छा किया और उसको और भी अच्छा करने की ज़रूरत है अभी, ये भी मैं मानता हूँ। दूसरा है कि जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी हमारी होती है, सर्वेलेंस की स्ट्रैटेजी होती है, जिसमें हम ट्रेस करते हैं, टेस्ट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, कंटेनमेंट जोन्स बनाते हैं ताकि जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो दूसरों को इन्फेक्ट ना कर सके, कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो भी क्वारंटाइन रहे ताकि इन्फेक्शन की जो ट्रांसमिशन है उस चेन को तोड़ा जाए, उस डायमेंशन पे भी। और लास्टली ऑल्सो जो प्रिपेयर्डनेस है हेल्थ सिस्टम की इन टर्म्स ऑफ लुकिंग आफ्टर पॉजिटिव केस से जब सिक हो जाते हैं, वो भी अच्छी हुई है। घर में केयर करने का भी हमें बेटर समझ आया है। तो कुल मिला के आगे जब जैसे बड़े हैं दिल्ली में और मुंबई में इफेक्ट दिखाई दे रहा है और मुझे उम्मीद है कि ये सस्टेन्ड होगा। और अगर हम फिजिकल डिस्टेंस, मास्क और इन सब कोविड सेफ बिहेवियर्स को अपनाएंगे अच्छी तरह से, तो ये बिल्कुल नीचे तक हम ले आएंगे जो हमारे वायरस का स्प्रेड है और साथ साथ जिंदगी भी चलती रहेगी। जी डॉक्टर पॉल, ऐसे में क्योंकि दिल्ली में हम देख रहे हैं कि एक पुश है कि आप बाहर जाइए, आप अब इकोनॉमी को बढ़ावा दीजिए, शॉपिंग पे जाइए, दुकानों में जाइए, ऐसे में क्या डर हो सकता है कि एक बार फिर से संक्रमण की गति बढ़ जाए, सेकेंड वेव? ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि अगर हम कोविड सेफ बिहेवियर्स जो हैं उनको नहीं अपनाएंगे, उनको छोड़ देंगे और उनके साथ कंप्लाई नहीं करेंगे हर माहौल में, दफ्तर में, घर में, बाजार में, मार्केट में, बस में, तो हमारा ये जो अभी तक गेन हुआ है ये बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जब सीरो सर्वे अभी हुआ था तो देखा गया था कि 75% से ज्यादा लोग अभी भी ससेप्टेबल हैं। जब इतने लोग ससेप्टेबल हैं तो वायरस तो पकड़ेगा ही। तो ये तो मैं बहुत एक वार्निंग ही तरह देना चाहता हूँ। आज वैसे एक बहुत शुभ दिन है, राखी का महोत्सव है, और लेकिन इसमें भी मैं ये अपील करूंगा, हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि जब आप परिवार एक दूसरे से मिल रहे हैं, भाई बहन मिल रहे हैं, सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो जो प्रिकॉशंस आपको लेनी चाहिए, आपको मास्क पहनना है, दूरी रखनी है और हैंड हाइजीन रखनी है, आपने प्लीज़ इसका पूरा ख्याल रखो। और जब परिवारों में जा रहे हैं तो वहाँ बुजुर्ग भी हैं, उनको दूर ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम ये सावधानियों से हटेंगे तो ये वायरस बार बार आएगा और जो आ चुका है उससे ज़्यादा भी हमें अफेक्ट करेगा। इसलिए
जो हमने अभी तक गेन किया है उसको संजोइए, उसको खोना नहीं है, और जितनी समस्या अभी रह गई है उसको नीचे लाने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि हम और आप इस जिंदगी को कैसे वायरस से बचते हुए किस बिहेवियर के साथ, किन आदतों के साथ लेके जा रहे हैं, ये उसी पे निर्भर करता है। इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है हमें। बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉल साहब। और साफ हो गया है कि इत्मीनान से ना बैठें कि पीक हो गया है, इसलिए अब हम आराम से बाहर जा सकते हैं। तो चलिए अब दुनिया भर की बात करते हैं, और अमेरिका की खास तौर पर। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना के मामले बढ़कर 1,80,00,000 के करीब पहुंच चुके हैं। वहीं अब दुनिया में कोरोना से 6,87,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अब हम आपको कंपैरिजन अमेरिका के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में आप जैसा कि देख सकते हैं कि अगर हम मामलों की बात करें तो उसमें -1.1% की बढ़ोतरी, यानी कि ये नेगेटिव में चल रहा है। ये फैल उतना नहीं रहा है, लेकिन मौतों का आंकड़ा देखिए, ये चौंकाने वाला है। अमेरिका और दुनिया की मौतों के आंकड़ों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अमेरिका में पिछले 14 दिन में 57% का बदलाव आया है, यानी कि इतनी मौतें बढ़ी हैं, 57% मौतें बढ़ी हैं। जबकि पूरी दुनिया का अगर आप 14 दिन का बदलाव देखें तो 12.9% मौतें बढ़ी हैं। तो ये चौंकाने वाला आंकड़ा अमेरिका से आ रहा है। यही वजह है कि हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमेरिका में ऐसा क्यों हो रहा है और इसका क्या नतीजा हो रहा है। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सचिन गोयल जुड़ चुके हैं, जो कि ह्यूस्टन मेथोडिस्ट हॉस्पिटल से हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अमेरिका वायरस पर काबू पाने में नाकाम होता नजर आ रहा है? ये मल्टी फैसेटेड प्रॉब्लम है। इसका कारण एक नहीं है। ये जो इलनेस है ये चाइना में शुरू हुई और फिर ये सारी दुनिया में फैल गई। यूरोप में, एशिया में शायद ही कोई कंट्री होगा जो इस पैंडेमिक से बचा रहा है। यूएस बहुत ही बड़ा कंट्री है, तो साइज जो यूएस का जो जियोग्राफी है वो दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो उसके वजह से इसको कंटेन करना काफ़ी मुश्किल हुआ है। सेकेंडली, यूएस की जो डेमोग्राफिक है, जो पॉपुलेशन है, वो काफ़ी डिफरेंट है फॉर एग्जांपल एशिया से। थर्डली, जो गवर्नमेंट और लोगों में जो रिलेशनशिप है, जो दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट इन द यूएस कंपेयर्ड टू इंडिया और अदर कंट्रीज़। द थिंग्स, जो चीज़ें यूएस को जिसने ग्रेट बनाया है, जैसे फ्रीडम है, इंडिपेंडेंस है, वही चीज़ें हो सकता है कुछ डिग्री तक एडवर्सली अफेक्ट कर रही हैं यूएस की पॉपुलेशन को। उनको लगता है कि कि वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन ऑल्सो इनिशियली जब ये शुरू हुआ फरवरी में, मार्च में, तो ये थोड़ा सा इनिशियली हमें लगता है कि थोड़ा सा डिले हुआ है इसको कंट्रोल करने में और लॉकडाउन करने में। अगर थोड़ा और जल्दी यूएस लॉकडाउन करता तो शायद इम्पैक्ट थोड़ा कम होता। एंड देन लास्टली, कुछ कंट्रीज़ जो छोटे कंट्रीज़ हैं यूरोप में और दूसरे पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, वहाँ पे कंट्रोल करना इसलिए इजी रहा है क्योंकि वो छोटे हैं और वहाँ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल रेजीम कंट्रोल करती है, एंड पीपल फॉलो द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इंस्टेंस के ऑर्डर्स। वेयरएज इन द यूएस देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और द फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन उसके साथ ही हर स्टेट की अपनी एक लोकल जुरिस्डिक्शन है, लोकल लॉ एंड ऑर्डर है। हर स्टेट के अंदर हर काउंटी, जैसे डिस्ट्रिक्ट होता है इंडिया में, वैसे हर काउंटी के अपने लॉज एंड रेगुलेशंस हैं। तो टू सम डिग्री यूएस में जो रिस्पॉन्स रहा है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू द अदर एंड वन काउंटी टू द अदर। तो इन सब कारणों की वजह से यूएस में इस पैंडेमिक को कंट्रोल करने में काफ़ी डिफिकल्टी हुई है ओवर द लास्ट फ्यू मंथ्स। और इसका नतीजा डॉक्टर ये भी हो रहा है कि मौत का आंकड़ा जो अमेरिका से आ रहा है वो डराने वाला है। लोग सोचते हैं कि इतना विकसित देश है, अगर वो इतने लोगों को खो देगा तो ये तो चिंता की बात है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ हो रही है, ये काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अभी मैंने कल परसों ये पढ़ा कि अमेरिका में 1200 डेथ्स हुई हैं एक दिन के अंदर, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं मई 2020 से लेकर अब तक।
तो बट एट द सेम टाइम आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मोर्टेलिटी है ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें मोर्टेलिटी इज स्टिल अराउंड 1 to 1.5% अमेरिका में। मतलब वास्ट मेजोरिटी ऑफ लोग आर स्टिल डूइंग ओके, दे घर पे ठीक हो रहे हैं या फिर हॉस्पिटल में एडमिट होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन एक स्मॉल परसेंटेज जो है 1.5% विच इज़ स्टिल अ बिग नंबर की मोर्टेलिटी हो रही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हॉस्पिटल्स के लिए डील करने में काफ़ी क्रिटिकल है ये, लोगों को सेफ रखने के लिए, स्टाफ को, नर्सेस को, और उसके साथ कोविड के साथ नॉन कोविड पेशेंट्स को भी अप्रोप्रिएट केयर डिलीवर करने के लिए जो उनको चाहिए। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड रहा है यूएस में हॉस्पिटल्स के लिए, एंड आई एम श्योर वर्ल्ड वाइड ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा है। फॉर इंस्टेंस कुछ महीने पहले रिपोर्ट्स आने लगी कि हार्ट अटैक्स के पेशेंट्स नहीं आ रहे थे हॉस्पिटल में। आई एम गिविंग यू माय ओन एग्जांपल हॉस्पिटल के लिए कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, स्ट्रोक के पेशेंट्स नहीं आ रहे थे, और ये धीरे धीरे पता चला कि ऑल ओवर द यूएस ऐसा होने लगा। दैट इज़ उसका रीज़न ये है कि पेशेंट्स डरते थे कि हॉस्पिटल में आएंगे तो कोविड हो जाएगा, और कोविड हो जाएगा तो उनका बैड आउटकम आएगा। तो इसके वजह से जो रेगुलर जो इलनेसेस हैं, जो वैसे ही जानलेवा प्रॉब्लम्स हैं, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, उसके पेशेंट्स नहीं आ रहे थे। और तो ये हॉस्पिटल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेफ एनवायरनमेंट मेंटेन करें, कोविड नॉन कोविड पेशेंट्स को अलग रखें, और इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि नॉन कोविड लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसीज को इक्वली डील करने के लिए। बिल्कुल, तो अमेरिका की चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। वक्त है आपके सवालों के जवाब देने का। इसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विकास मौर्य जुड़ गए हैं, जो कि डायरेक्टर हैं और हेड हैं पल्मोनोलॉजी फोर्टिस हॉस्पिटल के शालीमार बाग में। शुक्रिया डॉक्टर मौर्य। पहला सवाल ले लेते हैं, जो कि हमें प्रोफेसर वैद्यनाथ सिंह ने भेजा है पटना से। मैं प्रोफेसर वैद्यनाथ सिंह पटना का रहने वाला हूं। यह जानना चाहता हूं कि कोविड-19 से प्रभावित जानवर से मनुष्य में फैलाव संभव है या नहीं। डॉक्टर देखिए, इसके बारे में पहले भी कई बार बात हो चुकी है। तो अभी तक तो जो हम देख रहे हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान में ही ट्रांसमिशन हो रहा है। कुछ केसेस कहते हैं जानवरों में देखे गए हैं, बट वो बहुत ही कहते हैं मतलब उंगली पे गिनने के बराबर हैं। तो अभी तक जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से हम यही कहेंगे कि ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि केसेस हमारे इंसानों से कहते हैं जानवरों में या जानवरों से इंसानों में आ रहे हैं। तो अभी तो मेनली ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, यानी इंसानों से इंसानों में ही ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है। जी, अगला सवाल ले लेते हैं डॉक्टर साहब, जो कि सरमुजीद रैना ने भेजा है श्रीनगर से। मेरा नाम सरवर मजीद रैना है। मेरा क्वेश्चन रिगार्डिंग कोविड-19 ये है कि कितने चांसेस है एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट से डिजीज ट्रांसफर होने के दूसरे इंसान तक। डॉक्टर देखिए, इसके बारे में भी काफी ज्यादा जैसे चर्चा हो चुकी है। बीच में एक बार एक ये बयान भी आया था कि ज्यादा चांसेस नहीं होते हैं, बट लेकिन आई थिंक वो बयान से फिर कहते हैं पलट गए थे। और फिर ये अभी जैसे एसिम्प्टोमेटिक अगर मरीज है तो उससे भी हमें ट्रांसमिशन होने का खतरा है, जो सिम्टोमेटिक है उससे कम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उससे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं बाहर निकल रहे हैं तो आपने मास्क पहन के निकलना है, क्योंकि ये पता नहीं होता है कि आपको सिम्टम है। अगर सिम्टम नहीं है तो पता नहीं होगा कि आपको बीमारी है कि नहीं है। इसीलिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और अपने हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर मौर्य। बल्कि हम तो कहते हैं आप ऐसा बर्ताव कीजिए कि आपके साथ में, आपके आसपास सबको कोरोना है, तो ऐसे में आप बचे रहेंगे, क्योंकि सबसे दूरी बनाए रखेंगे। चलिए फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि क्या एक अफवाह जो फैली कि WHO कहता है कि अब मास्क ना पहने, ये सही है या गलत, और साथ में 105 साल की संक्रमित अफगानी महिला कैसे कोरोना को मात दे करके वापस लौटी। अच्छा काम करें जैसे ये लोग कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद
अपने प्लाज्मा को दान किया है। जयपुर में 9 जवानों ने अस्पताल जाकर अपना प्लाज्मा डोनेट किया। ये वो लोग हैं जो कि ड्यूटी पे लगातार मौजूद थे और उस दौरान इनको कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया, लेकिन इनका जज्बा देखिए, प्लाज्मा डोनेट करने गए। हम एनडीटीवी में ये मुहिम चलाते हैं, आपसे भी ये अपील करते हैं कि आप भी जाएं, अगर आप कर सकते हैं तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपना प्लाज्मा डोनेट करें। और कुछ ऐसी कहानियां सामने आती हैं जो कि दिल को छू जाती हैं। 105 साल की एक बुजुर्ग अफगान महिला ने 7 दिन तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद कोरोना को मात दी है। ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल में भर्ती इस बुजुर्ग महिला राबिया अहमद को 16 जुलाई को अस्पताल में दाखिल किया गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ और निमोनिया जैसे लक्षण देखे जा रहे थे और हालत उनकी बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन 7 दिन बाद वो इसे मात देकर घर लौटी। मेरी दादी यहाँ एडमिट थी, जो कि उनका उम्र 105 ईयर्स की है, 105 साल की है। तो वो शारदा हॉस्पिटल में रिकवर कर गई है। और हमारे घर में भी कुछ मेंबर्स जो कि 60 प्लस के हैं, उनको भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो वो भी अब वो भी नेगेटिव हो गई हैं। तो कोरोना से आप डरिए मत, कोरोना से लड़िए। और अब जाते जाते हम आपको एक खास आंकड़े पर नजर डालने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये अहम हो जाता है। हम सब जानते हैं कि टेस्टिंग बढ़ रही है, 2 करोड़ के पार अभी हमारी टोटल टेस्टिंग है, लेकिन ये हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे कोरोना तो वीकेंड में ढिलाई नहीं बरतता है, लेकिन हम लोग टेस्टिंग के मामले में वीकेंड पर ढिलाई बरत देते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त का आंकड़ा, यानी कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे। और देखिए किस तरीके से ये आंकड़ा गिरता है सैटरडे, संडे पर, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि जरूरी है कि हम सावधानी बरतते रहें, क्योंकि इस बीमारी से कोई छुट्टी नहीं है आसानी से। फिलहाल बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप सब 2 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।